आज पॉलिटी की इस क्लास में, दूसरी क्लास में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ फैक्ट्स के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन, उसकी रूपरेखा, उसके थोड़ा बहुत प्रिंगबल के बारे में भी जानेंगे। तो देखना चाहेंगे आज कि कितने लोगों को कितनी कितनी चीज़ें पता है। आप चलते फिरते वकील बन जाएंगे। यकीन मानिए, आप अगर पूरी की पूरी पॉलिटी एक बार पढ़ लेंगे तो चलते फिरते वकील बन जाएंगे। अच्छे से अच्छा वकील, उससे भी जाकर आप अगर पूछेंगे तो उसको भी इतने सारे आर्टिकल याद नहीं होंगे जितने आपको होंगे। तो मैं धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास करता हूँ, समझने की कोशिश करना आपके ऊपर है। ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए लगे आपको कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें बार बार रिपीट होगा, उससे आसानी से आप समझ पाएंगे। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं, आज सेकंड क्लास। तो पहले कुछ दो चार चीज़ें, फैक्ट की जो चीज़ें हैं ना, वो बता देता हूँ। जैसे क्या है, कई लोग कहते हैं कि हमारा संविधान ऐसा है, बहुत सारे कल्प्रेट जो होते हैं, दोषी होते हैं, वो लोगों को सजा नहीं मिल पाती है। अगर कोई मर्डर भी कर देता है तो भी बच जाता है, कोई विधायक होता है, कोई कुछ होता है। तो देखिए, यकीन मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पूरे संविधान के बारे में बात करूं, वो अलग एक पहलू है। ठीक है, हर एक चीज़ के अलग अलग पहलू होते हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। संविधान की बात करा जाए तो संविधान, मैं बताऊं आपको, यकीन मानिएगा, अच्छा संविधान है हमारा। देखिए, मैं बताता हूँ आपको किस किस जगह से क्या क्या लिया गया है। थोड़ी सी दो तीन चीज़ें बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मैं आपके यहाँ पर संघीय व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे की बात करूँ तो वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है। और अगर संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण की बात करूँगा तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। ऐसी स्थिति में अगर मौलिक अधिकार की ही बात की जाए, जो आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो उस स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। और अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाती है तो वो रूस से लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कभी भी। ठीक है। आपातकालीन जो कि इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, ध्यान है ना, तो वह सारी चीजें जो हैं जर्मनी से ली गई हैं। तो इस तरीके से बहुत देशों से कुछ ना कुछ अच्छा 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 लिया गया है। और उसके बाद ही हमारा जो संविधान है, सारा का सारा ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है। तो उससे ये सारी बता दी, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको बताने से पहले और दो तीन चीज़ें बता देता हूँ आपको। ठीक है। कल्पेट करना, जैसे हमारे संविधान में क्या है कि किसी भी एक जो निर्दोष व्यक्ति है ना, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। बाहर क्या है कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यूएसए वगैरह में जो संविधान है उसमें इस तरीके का है कि अगर किसी कल्पेट के साथ, एक कल्पेट के साथ 100 लोग भी अगर आ जाए ना, उसमें जो निर्दोष हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहां। यहाँ पर लेकिन उल्टा है। अगर मर्डर किसी ने कर दिया है तो उस मर्डरर को, व्यक्ति को छोड़ देना उचित है हमारे संविधान के हिसाब से, लेकिन किसी निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से है। तो मैं दो तीन चीजें जैसे आपको बता दूं कि संविधान में संशोधन की बात करेंगे आगे। ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। अब जैसे कि पीडीएफ और एग्जाम सीरीज के लिए जैसे रोज रोज आप देते रहेंगे तो उससे क्या होता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। ठीक है। रोज रोज अगर देते रहेंगे तो उससे क्या होता है, जैसे हम किसी भी खेल में जाने से पहले हमें रोजाना तैयारी करनी होती है ना, प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक उसी प्रकार से एकदम बम धमाका अगर वहां पर फोड़ना है, वहां एग्जाम में जाकर फोड़ना है, तो रोजाना रोजाना परीक्षा हमें देनी पड़ेगी। क्योंकि कल को जो परीक्षा हम देने वाले हैं, अगर रोजाना जिंदगी में उसको उतार लिया जाए, एग्जाम सीरीज कर ली जाए, पीडीएफ रोजाना कर ली जाए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आज के जमाने में आपको मिल रही है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, जियो इकोनॉमी सारी की सारी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, आपकी धीरे धीरे। लेकिन अभी पॉलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट्स की बात करेंगे। आप ये कब बना, कैसे बना, कहाँ कहाँ से लिया गया, कैसे हुआ। ठीक है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे हम। ठीक है। जो रियल लाइफ में आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है ना, वो उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जब आप किसी वकील या किसी के सामने बैठेंगे तो आप बात करेंगे तो वो इंप्रेस हो जाएगा आपसे, बोलेगा कि हाँ चलो, अच्छी खासी आपको नॉलेज है। तो देखिए, उन लोगों को भी इतना याद नहीं होता, वो लोग भी ये कह देंगे कि हाँ मैं घर पे जाके बताऊंगा, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं बता दूं आपको, जब इसमें जो आर्टिकल हैं अभी तक 471 आर्टिकल है ना। कितने आर्टिकल हैं? 471 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 471 आर्टिकल है, ठीक है, 471 आर्टिकल हैं यहाँ पर। और 471 आर्टिकल अभी तक टोटल हो चुके हैं। 12 शेड्यूल हैं, 25 सेक्शन है। ठीक है। सेक्शन की बात करें, यानी कि सेशन की बात करें, तो ये 25 है। ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत का जो संविधान है ना, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है ना। और 471, एक होता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइएगा इसमें अंतर क्या होता है दोनों में, ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, भारत का संविधान, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से कि जो हमारा संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। आगे आगे देखते चलिए, यहाँ पर देखा जाएगा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 471 लेख हैं, ठीक है, आर्टिकल है। इसके साथ साथ इसको कितने दिनों में बनाया गया है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे टोटल। कितने दिन लग गए थे वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कितने दिन लग गए थे, तो उस संदर्भ में हमेशा आपको ध्यान रखना है 2 साल 18 महीने और 11 दिन 18 दिन, ठीक है। तो इसके बारे में बता दिए चुका हूँ और आगे बात कर लेते हैं अब हम थोड़ा सा, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। पहली बार जो है संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय 1934 में दिया था। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को अक्सर जो है पूछा जाता है ये सवाल कि 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था। देखिए 26 जनवरी 1930 को जो है डेट डिसाइड की गई थी पहले ही, ठीक है, कि आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन आज़ादी नहीं मिली थी। तो उस संदर्भ में क्या किया गया कि तब उस संदर्भ में किया गया कि जब बाद में हमने क्या है 26 नवंबर, आप आगे नीचे देख रहे हैं इसमें भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए जिससे क्या है आपके दिमाग में भी वह चीज जाएंगी। एक आप सुन रहे हैं और आप देखते हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो तीनों एक साथ चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो भारत के संविधान को 26, नीचे वाली लाइन यहाँ पर आ जाते हैं, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ये, ठीक है, 26 नवंबर 1949 की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए अपना लिया गया, ठीक है, 26 जनवरी 1949 को क्यों अपना लिया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 तक डेट डिसाइड कर ली थी हमने, तो वह तब आज़ादी मिल नहीं पाई थी, तो उसके बाद जो है बाद में ये सब काम किया गया, ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान के 284 सदस्यों ने, ठीक है ना, 284 सदस्य थे उस समय पर 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को ही ये लागू हो गया था। आजकल का जो मॉडर्न पैटर्न है उस एग्जाम में अक्सर ये सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, या तो ये पूछ लेगा कि कब अपनाया गया, कब लागू किया गया, या फिर इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। तो वहां पर दस्तावेज जो थे, यानी कि जो पेपर वर्क था उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे, ठीक है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को ये मनाया जाता है, यानी कि संविधान दिवस की बात करें तो 26 नवंबर, ठीक है ना, संविधान दिवस। तो अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग चीज़ यही थी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को। और 26 जनवरी को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा हमारा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम आपको आता है कि नहीं, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे उस पर स्लाइड पर, ठीक है। अब तक 103 संशोधन, सॉरी इसको थोड़ा सा संशोधित कर लीजिए, क्षमा करें थोड़ा सा, इसको 104 कर लीजिए, ठीक है। माध्यम से दोनों लिपियों में हमारे भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। भारतीय संविधान में वैसे मैंने बताया था ना आपको 103 तक जो अमेंडमेंट थे, जैसे किस किस तरीके से बताए थे, मैंने बताया था 100 संशोधन बताया था इंडिया एंड बांग्लादेश का, ठीक है, और 101वां भी बताया था, फिर 102वां भी बताया था। तो आपको बताना है जीएसटी कौन सा था इसमें से, और बैकवर्ड क्लास वाला कौन सा था इसमें से, और 10% आरक्षण वाला कौन सा था। तीनों चीज़ों के बारे में बताना है। तीनों चीज़ों के आंसर मैंने दे दिए आपको, लेकिन आपको बताना है कौन कौन से संविधान है, ठीक है। और इसके टोटल जो शब्द लिखे गए थे ना उस समय पर भारतीय संविधान में, तो वो लिखे गए थे 1,17,369। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आजकल के एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और भारतीय संविधान को देखो सुरक्षित रखा जाए तो उसके लिए क्या है, लाइब्रेरी में, ठीक है, हीलियम से भरे उसमें पदार्थों में, ठीक है ना, हीलियम से भरे शोकेसेस में, ठीक है, और उसमें रखा जाता है, जिससे क्या है वो बिल्कुल सही वैसा का वैसा जो है पुस्तक बनी रहे। तो इस बार जब मोदी जी चुनाव जीत कर लोकसभा गए थे तो आप सभी ने देखा था कि वह सबसे पहले जब विधानसभा लोकसभा पहुंचे थे तो वहां पर शाश्वत प्रणाम किया गया था उनके द्वारा, ठीक है ना, संविधान की पुस्तक को, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं हम, ठीक है। टाइम कितना लिया गया, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे दोस्तों इसको बनाने में, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। और इसके साथ साथ एक सवाल और भी बनता है कि कितने रुपए लगे थे उस समय पर। उस समय पर लगभग 65 लाख रुपए जो है
तकरीबन खर्च हुए थे। और एक सवाल और बनता है इसमें, साथ साथ आप एक सवाल और लिख लीजिएगा कि संविधान के प्रारूप जो है ना, इस पर बहस कितने दिन हुई थी? 114 दिन बहस हुई थी, ठीक है ना। और 114 दिन बहस हुई थी। संविधान सभा का पिता किसको कहा जाता है? तो वो भी भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, जो इसका कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। और मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, इससे पहले वाली क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आपका एक बार रिपीट करा देता हूँ। 395 आर्टिकल थे, अनुसूचियां जो थी वो 8 थी, और भाग जो थे वो 22 थे, ठीक है। वर्तमान में कितनी है अनुसूचियां, उसके बारे में जानकारी आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। और फर्स्ट अनुसूची में क्या आता है वो भी बताइए, ठीक है। संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में अभी इस पे पीआईएल भी फाइल की गई थी किसी वकील के द्वारा जो कि दिल्ली से थे, ठीक है। उनके द्वारा एक पीआईएल फाइल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, ठीक है। तो ये चीज़ भी बतानी है आपको, ठीक है। भारतीय संविधान के देश का नाम जो है भारत और इंडिया दोनों है, ठीक है ना, भारतीय संविधान के हिसाब से। तो वो चीज़ जो है देख लीजिएगा आप एक बार। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो भाग 3 को कहते हैं, तो वो आगे हम बात करेंगे जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड हुई। ये क्या हुआ, अंग्रेज जो जब गए थे तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, हम आपको बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें करेंगे, हम आपको जो है अच्छे से आपको सारी चीज़ें मुहैया करवा के तब जाएंगे यहाँ से, आपको फ्रीडम दे देंगे। लेकिन वो ऐसे ही चले गए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, सबसे पहले नेहरू जी उस समय पर प्रधानमंत्री जी थे, तो उस समय पर उन्होंने एक कमेटी बनाई, धीरे धीरे क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में अलग अलग कमेटियां बनाई कि साहब इसका काम आप देख लो, इसका काम आप देख लो, जैसे रिजर्वेशन का काम आप देख लो, ठीक है। और माइनॉरिटीज़ के करे ये आप देख लीजिए, रिजर्वेशन, जैसे प्रकाश जावड़ेकर आजकल मंत्री हैं, उस संदर्भ को किसी और को दे दिया, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है सौंप दिए गए। कानून व्यवस्था जो दी गई थी वो भीमराव अंबेडकर जी को दी गई थी, ठीक है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग पहली बार 1935 में कांग्रेस ने ही उठाई थी, ठीक है। 1934 में क्या हुआ था, 1934 में मैं दोबारा बता देता हूं आपको, बीएन रॉय ने क्या दिया था, आप बताएंगे एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में दोबारा, ठीक है। 1934 में प्रस्ताव दिया था, ठीक है, बीएन रॉय ने। और ब्रिटिश सरकार पहली बार 1940 के अगस्त प्रस्तावों के सिद्धांत के रूप में इस मांग को स्वीकार किया गया। 1940 में किया गया क्योंकि हम उस समय पर जो है उनके अधीन थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि विधानसभा में कुल कितने थे, 389 सदस्य हैं, 292 प्रांत चुने गए थे, ठीक है। और उसके साथ साथ 93 को रियासतों से नामित किया जाना था, ठीक है। 4 सदस्यों को मुख्य आयुक्त के रूप में नामित किया जाना था। तो एक सवाल ये भी बनता है कि बहुत बार कि टोटल जो सदस्य थे ना उस समय पर वो कितने थे, ठीक है। और टोटल कितनी रियासतें थी? रियासतें आपको बता दूं 565 के समथिंग रियासतें थी उस समय पर, जिनको एक साथ लाने का काम हमारे कौन से मंत्री ने किया था, आप बताइए। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कौन से मंत्री थे, ठीक है, इस बारे में आप बताएंगे, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं, यह ध्यान दिया जाना है कि ये इस घटक विधानसभा को एक संप्रभु निकाय नहीं। संप्रभु का मतलब क्या होता है दोस्तों? संप्रभु का मतलब होता है सोवेरियन, जो ऊपर लिखा हुआ है सोवेरियन बॉडी, इसका मतलब होता है कि कोई भी हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि हम कैसा रहेंगे कि जो है किसी भी हमारे जो आंतरिक मसले हैं उनमें कोई भी व्यक्ति बाहर से कोई भी एक्सटर्नल जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके से आप जो है सोवेरियन का मतलब समझ सकते हैं। और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने पर उपयुक्त सीमाएं सारी हटा दी गई थी, ठीक है। और ये सारी की सारी जो है सोवेरियन बॉडी 1947 में, ये ना, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ एक्ट ऑफ 1947 के जितनी भी टर्म थी, है ना, एक्ट की, तो उसके हिसाब से सोवेरियन बॉडी बन गई थी, ठीक है। सोवेरियन संप्रभु आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर जन असेंबली की, तो 9 दिसंबर की बात करेंगे 1940 की, तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। लेकिन परमानेंट रूप से नहीं थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, है ना। तो 2 डेट आती है हमेशा, ठीक है ना, बताइएगा। 9 दिसंबर को क्या हुआ था 1940 को, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी, सेकंड बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, जिसमें कि पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको कि
हम पूरी तरीके से मतलब स्थायी तौर पर नहीं थे, अस्थायी सदस्य थे, वो अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, लेकिन दूसरी में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे अलग अलग कमेटीज़ की। ठीक है, इनको बहुत बहुत सारे कमेटियाँ बनाई गई। उसमें कमेटी क्यों बनाई गई, क्योंकि अलग अलग मामले थे। अब देखिए एक ही व्यक्ति पे सारा का सारा बोझ डाल दिया जाएगा, तो ऐसे में कमेटी का के द्वारा नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाने लगी। ठीक है ना। अब देखिए आगे देख लीजिए कौन कौन सी कमेटी थी। एक तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो 7 सदस्यों की थी। इसमें की बहुत 2 मेंबर थे जो कि जिनके निधन के बाद 2 अलग से मेंबर आ गए थे, वो आगे बढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है ना। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक मसौदा समिति की स्थापना की गई। ठीक है ना। इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे, वो कौन थे, ठीक है ना, वो बताना है आपको। वो थे, बीच में ये बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, कौन है ये, भीमराव अंबेडकर जी, है ना। आगे बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द असेंबली। ठीक है ना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ने देश के विभाजन और पाकिस्तान राज्य के लिए प्रस्तावित एक अलग घटक विधानसभा की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो इस बारे में बात कर लिया है। अब आज एक चीज़ और कि लीगल एडवाइज़र, ठीक है ना, तो B.N. राव को बनाया गया था सलाहकार के रूप में। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह से थोड़ा चीज़ें ड्राफ्ट बने, तो फिर उसको पूरा का चीज़ें आई और फिर उसको एक ड्राफ्ट के रूप में, एक पोती पत्रा बोलते हैं ना हमारे यहाँ, तो उसके रूप में जो है अच्छे से पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ने का मतलब है कि पूरी तरीके से उसको लिखकर। अब देख लिए ड्राफ्टिंग कमेटी फाइनलाइज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये रहा अपना जो फाइनलाइज किया गया था उस समय पर। ठीक है ना। 1948 में, ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको। 1948 में भारतीय संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दिया। ठीक है ना। अंतिम रूप कब दिया गया, 1948 में। ठीक है, बाकी इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस ये है कि 26 नवंबर 1949 को इसे अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, तीसरी रीडिंग विधानसभा की 14 नवंबर 1949 को मिली। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं इसमें कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, उस समय का चित्र है ये। और एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड इमरजेंस ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट, है ना। 24 जनवरी 1950 को क्या था, संविधान सभा सारी समाप्त हो गई थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। ठीक है, कम टू एंड ऑन द 24 जनवरी। ठीक है ना। तो 24 जनवरी 1950 को खत्म हो गई थी। ठीक है, 26 जनवरी को लोकसभा चुनाव पर अस्थायी सदस्य के रूप में उभरा। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव तक भारतीय गणराज्य के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, और देख लीजिए उस समय पर जो प्रमुख समितियां थी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे यूनियन और पावर का जितना भी खेल था उस समय पर, वो पावर जो थी वो कमेटी नेहरू जी के हाथ में थी उस समय पर। ठीक है ना। और यूनियन पावर कमेटी नेहरू जी की थी। संघ की प्रारूप प्रमुख समितियों की बात करें तो यूनियन से रिलेटेड अगर कुछ भी सवाल आ जाता है तो नेहरू जी को, संघ की बात करेंगे यानी कि यूनियन की, ये भी। ठीक है, तो नेहरू जी। प्रांतीय की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने आपसे पूछा था कि कौन से मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मसौदा समिति की बात कर लेते हैं तो भीमराव अंबेडकर। FR अल्पसंख्यकों, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ पटेल के अंडर आती थी। प्रक्रिया समिति के नियम राजेंद्र प्रसाद के थे। स्टेटस कमेटी, राज्यों के साथ बातचीत, तो वो नेहरू जी करते थे। ठीक है ना। बाहर की जितनी भी चीज़ों की, जैसे यूनियन हो गया, संघ हो गया, ठीक है, और स्टेट से बाहर की जितनी भी चीज़ें, ठीक है, स्टेट्स कमेटी, तो वो नेहरू जी के अंदर थी। बाकी आप राजेंद्र प्रसाद की थी प्रक्रिया समिति के नियम। ठीक है, कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही है आसपास से, ठीक है, और यानी कि क्या क्या प्रक्रिया है, किस किस तरीके से होना है, ठीक है, संचालन करना है, तो वो राजेंद्र प्रसाद। क्यों, क्योंकि वो ही अध्यक्ष थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो थे मसौदा कमेटी के थे। तो देखिए अय्यर थे, अयंगर थे, मुंशी थे, सदुल्ला खां, ठीक है, माधव राव, BL मित्तर द्वारा प्रतिस्थापित। ठीक है, तो जिनकी बात कर रहे थे हम यही थे वो। ठीक है, ऊपर। और यहाँ देख सकते हैं आप कृष्णमाचारी का स्थान DP खेतान ने लिया था। ठीक है, तो ये तो 2 व्यक्ति थे, तो प्रतिस्थापित किए गए थे। ठीक है,
तो इन दोनों का स्थान अलग अलग व्यक्तियों ने बाद में लिया। जैसे माधव राव थे तो फिर उसने ये बाद में इसमें BL मित्तल द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। ठीक है, और ये देखिए कृष्णामचारी, इनका स्थान जो है DP खेतान ने ले लिया था। अधिनियम 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिनियम की बात कर लेते हैं। हाँ, 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तन। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लाहौर सत्र, 1930 में पूर्ण स्वराज के आह्वान के रूप में जो है था, है ना। तो यहाँ पर आज का सेशन खत्म होता है दोस्तों। दो तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो बता देना चाहता हूँ आपको। जैसे आप अगर बात करेंगे हम आज के ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आज के ज़माने में कितने और बहुत जल्दी ही लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ने जा रही हैं। आपने पता होगा ना आपको कि नई जो है बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक और ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी आगे भी चलेंगे, हम आगे देंगे आपको। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें, दो तीन चीज़ें आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें जो फैक्ट वाली हैं वो बता देता हूँ। जैसे मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है, किसको होता है ये सब चीज़ों के बारे में, तो ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, और यानी कि संसद को आप कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, और आपके जो मौलिक अधिकार है उसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हैं आपके, है ना। तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। और अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान करता है वो कौन सा अनुच्छेद है। 368 अनुच्छेद है। ठीक है, 368 अनुच्छेद में भाग 20वां है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।